अस्सलाम वालेकुम। मैं अरसलान आपकी बात में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम जिस मकसद के लिए निकले थे उसकी तरफ हमारा पहले कदम का आगाज हो चुका है। हमारा मकसद था कि हम माशरे में एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें जिसमें आप सब लोग आके अपनी दिल की बात कर सकें या ऐसे प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें जिसके लिए आप वाकई फिक्रमंद हो। इसी चीज़ को लेते हुए हमारे साथ आज गेस्ट हैं मिस नाइमा मकसूद। इन्होंने हमारी वीडियोस को सुना और इनको भी लगा, बल्कि छोड़ें, अब हम सीधा जाएंगे अपने गेस्ट की तरफ, उनसे पूछते हैं कि वो कैसे उन्होंने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म को चूज़ किया कि यहाँ पे आके वो एक प्रॉब्लम को शेयर कर सके। प्रॉब्लम के बारे में भी आज वो ही बताएंगी। जी मिस। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत अरसे बाद मिला जिसमें मैं वाकई अपने दिल की बात कर सकूं। बातें काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो टॉपिक सबसे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है और हम मोस्टली निगलेक्ट कर देते हैं, वो हमारे बच्चे हैं। पेरेंटिंग है, चाइल्ड अब्यूज़ है और हमसे छोटा हर वो शख्स जो रहम के काबिल है। और हम बड़े होने के नाते एक हमारे पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है, इख्तियार होता है किसी भी किस्म का, और हम ताकत रखने के बावजूद उस पे खामोश रहते हैं। ये वो चाइल्ड लेबर या फिर चाइल्ड अब्यूज़ या फिर हिरासमेंट जो सोसाइटी में हम देखते आ रहे हैं, उस बारे में बात नहीं है। क्योंकि ये जब भी सोसाइटी का ज़िक्र होता है, तो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है उसमें से निकलना, ये कहते हुए कि सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल है और हम एक-दूसरे पे बात डाल के अपनी ज़िम्मेदारी से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। यहाँ पे मसला ये है कि घर में होने वाला वो ज़ुल्म जो हमारे बच्चे या हमसे छोटे बहन-भाई, हमारे कज़िन्स, हमारी फैमिली में कोई भी बच्चा फेस करता है, फ़ील करता है साइकोलॉजिकली, ठीक है, इमोशनली, फ़िज़िकली अब्यूज़ किया जाता है और उसको बहुत आसानी से हमारे पेरेंट्स तरबियत, इस्लाह का नाम दे के कवर अप कर जाते हैं। काफ़ी अरसे से मैं ये चीज़ देखती आ रही हूँ अपनी फ़ैमिली में, 1 इंसिडेंट, 2, 3, 4 और अब वो न्यूमरस हैं और हम सब खामोश हैं, बेबस हैं और उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो अगर हम कुरानी रेफ़रेंस से देखते हैं या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हदीस है अकरमु औलादकुम, अपनी औलाद की इज़्ज़त करो, इकराम करो। और हम में से जो छोटों पे रहम नहीं करता और बड़ों का एहतराम और अदब नहीं करता, वो हम में से नहीं है। तो क्या हम इस्लामी मुआशरे में, पाकिस्तान में और सोसाइटी में रहते हुए, अपने आप को मुस्लिम कहते हुए, क्या इन चीज़ों को वाक़ई समझते हैं और हम फ़ॉलो करते हैं? और हम दूसरों को कोई भी नसीहत करने से पहले ये देखते हैं कि हमारे करीब-तरीन लोग जिनके आगे हम अल्लाह ताला को जवाब दें हैं, वो हमसे महफूज़ हैं? जी बिल्कुल नाइमा, मैं आपको सॉरी यहाँ पे काटता हूँ, आपकी बात को रोकता हूँ। मैं थोड़ा सा आप इसका जो बैकग्राउंड बताएं कि आप जो चाइल्ड अब्यूज़ हम किसी और सेंस में लेते आ रहे हैं आज तक, आप कह रहे हैं कि फैमिली के अंदर जो चाइल्ड अब्यूज़ है, इसको थोड़ा सा अगर आप डिटेल में, अगर आप कह रहे हैं कि आपकी फैमिली में कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, 1, 2, 3, किसी अगर एक जी। इंसिडेंट को नेम कोड किए बगैर अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, तो हमारे जो बाकी के मेंबर्स हैं वो भी इसके ऊपर फिर अपनी राय दे सकेंगे। जी, मैं इसमें सबसे पहले आपको अगर अब्यूज़ की टाइप्स क्लियर कर दूँ, तो आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईज़ी हो जाएगा कि 5 टू 6 टाइप्स हैं जो हम जनरलाइज़ करते हैं, जिसमें सेक्सुअल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है, वर्बल फिज़िकल अब्यूज़ है, चाइल्ड अब्यूज़ है और इस तरह से 1-2 और इसमें टाइप्स आती जाती हैं। तो चाइल्ड अब्यूज़ जो पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज डिस्कस और एड्रेस करना चाहूँगी, वो ये कि हमारे बच्चे, जो भी हर घर में बच्चे होते हैं, उनको तरबियत के नाम पे, जिस तरह समटाइम्स मदर्स हैं, वो अपने पैनिक अटैक्स में, अपनी एंग्ज़ायटी में, मियाँ-बीवी का आपस में झगड़ा हुआ, गुस्सा बच्चे पे निकाल दिया। ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि हम जहाँ पे एक सॉफ्ट टारगेट देखते हैं, अपने से कमज़ोर तरीन शख्स देखते हैं, चाहे वो आपका मुलाज़िम है, आपका अपना बच्चा है, हम सारा अपना गुस्सा, अपना एग्रेशन, अपनी एंग्ज़ायटी जो है, उस बच्चे पे निकाल देते हैं। समटाइम्स उसको मार के, कई दफ़ा गाली दे के, धक्का लगा के, कुछ भी बुरा बोल के और उसके बाद हम उसको बहुत आसानी से ये कह देते हैं कि माएँ मोस्टली कहती हैं कि बच्चे की ज़िद तोड़ना उसकी तरबियत के लिए ज़रूरी है। तो एक बच्चा जो बहुत ही फ्रेजाइल है, आप उसकी ज़िद कैसे तोड़ सकते हैं? और क्या मारना वाहिद वाहिद एक सॉल्यूशन है, हल है? ठीक है, कोई भी चीज़ जो ज़ुबान से असर करती है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फ़िज़िकली टच करें, हार्म करें, वो उसकी इस्लाह नहीं है, वो इंसल्ट है। अगर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ पे बात करते हैं, तो एक बड़े बंदे ने अपना सारा एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जो है बच्चे पे निकाल दिया, ठीक है? अब वो बच्चा क्या करेगा? वो अपनी एंग्ज़ायटी को, अपने गुस्से को, क्योंकि वो कमज़ोर है, बदला नहीं ले सकता, वो किसी और सूरत में निकालेगा। वो उस तरीके से सेल्फ एस्टीम उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, अपनी स्टडीज़ में एक्सेल नहीं कर सकेगा और बाद में बच्चा उस चीज़ पे भी अपने टीचर से मार खाएगा।
और जो ये सीरीज है वो चलती जाती हैं और उसको हम कहीं पे भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जी रूट जी कॉज कौन सी है। हमें बिल्कुल हमें बिल्कुल पता चल रहा है कि आप काफ़ी इस पे एक रिसर्च करके आई हैं और बाकी आप मुझे लगता है कि इस पे बात करना चाहती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रोकते हुए मैं तैयब साहब की तरफ जाऊंगा और तैयब साहब से इनकी बातों को मद्देनजर रखते हुए इनकी ओपिनियन लेना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अरसलान। और वाकई टॉपिक जो मिस नाइमा ने उठाया है, ये है तो सर ऐसे ही कि हम पेरेंटिंग के नाम पे और तरबियत के नाम पे काफ़ी सारा बच्चों के साथ ज़्यादती कर जाते हैं बाज़ दफ़ा। और ये कोई मतलब बाहर की दुनिया की बात नहीं है, ये अपनी ज़ाहिर है घर-घर की स्टोरी है। हम खुद इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं बाज़ दफ़ा के बिला वजह, और बाद में शायद आपको फ़ील भी हो कि ये आपने गलत किया। बच्चे को तो इन अ सेंस पता भी नहीं है कि आप, क्योंकि मेरे ख़्याल से जो बहुत छोटी एज के बच्चे हैं, जहाँ तक हम बात करें, कोई 7-8 साल तक की उम्र का बच्चा, तो उसकी तो यानी सुषमा ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पे बात कर सकेंगी कि मेरे ख़्याल से तो उसकी अभी मेंटल ग्रोथ ही उतनी नहीं है कि वो चीज़ों को सेंस कर सके कि आप गुस्से में या आप दुखी हैं या परेशान हैं। उसके लिए आप एक वैसे नॉर्मल उसके फादर हैं या मदर हैं, तो वो अपने उसी हिसाब से आपके साथ बिहेव करता है। अब आप गुस्से में हैं तो इसका उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। तो हम बाज़ दफ़ा ये वाक़ई कर देते हैं, बड़ा बिल्कुल जेन्युइन सा इश्यू है। मतलब आप कहना चाह रहे और हैं कि इमोशंस के बारे में उस बच्चे को तो अभी कुछ भी नहीं पता कि हमारे इमोशंस हैं क्या, गुस्से का मतलब क्या है। जी, बिल्कुल। इमोशनली उतना उसकी फीलिंग अभी नहीं है कि वो सेंस कर सके कि ये कौन-सा इमोशन है या इसके एक्शन में मैं कौन-सा रिएक्शन इसका करूँगा, क्या रिएक्ट करूँ मैं इसके जवाब में। और हमारे क्योंकि एक जनरल सी सेंस ये है कि हमारे पास वोकैब्युलरी कम होती है, और 2 बातें भी वो होती हैं कि ना करो, बेटा मत करो, मैंने कहा ना करो, और उसके बाद हम थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम कभी भी ये जानने नहीं करते कि बच्चा अगर किसी वजह से ज़िद कर रहा है, तो हम उसकी रूट कॉज़ की बात की मिस नाइमा ने, और ये वाक़ई बड़ा जेन्युइन सा इश्यू है कि हमने कभी नोट नहीं किया कि अगर एक बच्चा किसी वजह से हिचकिचा रहा है किसी बात से, तो हम बजाय उस पे फ़ोर्स करने की चीज़ें, हम उसकी वजह जानने की कोशिश करें कि बच्चे की पीछे बिहाइंड स्क्रीन क्या चल रहा है, ये बच्चा क्या इस बारे में महसूस कर रहा है। और यहीं से फिर इत्मीनान की कमी शुरू हो जाती है, बच्चा आपसे दूर भागने लगता है, और फिर वो दोस्तों में खुश ज़्यादा महसूस करता है अपने आप को, घर से बाहर रहना ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। और फिर हम कहते हैं जी ये बस ये बेजा लाड प्यार ने बिगाड़ लिया है, और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल डेफ़िनेटली हमारी मैं सोसाइटी में बिल्कुल हैं। और बिल्कुल आपसे कि मैं जो आपकी ही बात थी कि हम मिस उस्मा से पहले पूछें कि मेंटल एबिलिटी उस बच्चे की कितनी फॉर्म कर चुकी होती है। तो मिस उस्मा आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम। पहले सबसे तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे जो ऑडियंस हैं वो एक पढ़ी लिखी और बड़ी ही इंटेलेक्चुअल किस्म की बन गई हैं। जैसे कि मिस नाइमा ने हमसे शेयर किया अपने व्यूज़ को और वो आई इस प्लेटफॉर्म पे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा हमारे आज जो टॉपिक है वो डोमेस्टिक वायलेंस है। ये डोमेस्टिक वायलेंस हम जो पढ़े लिखे हैं या हम जो सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो लगता है कि ये एक बड़ी ही एक खौफनाक चीज़ है। एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए तो ये एक बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक सूरत हाल होती है। लेकिन आम आदमी इस चीज़ को उस तरह नहीं लेता जिस तरह के हम लेते हैं, और ये बड़ी ही यानी कि हमारे माशरे की जो है बुरी हालत है कि हम आम आदमी जो है वो इस चीज़ को नहीं इस तरह नहीं ले रहा। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसमें बहुत कुछ आ जाता है, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली जो है टॉर्चर किया जाता है बच्चों को। और दूसरा एक और चीज़ भी आ जाती है जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि बच्चे को लापरवाही अपने वालिदैन से या अपने जो बड़े हैं उनसे लापरवाही का सामना आता है। ये भी इसी किस्म में आ जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस में या अब्यूज़ में आ जाता है कि वो लापरवाह रहते हैं जो उसके पेरेंट्स हैं या बड़े हैं। तो इस यहाँ पर मैं थोड़ा-सी जो अलामात हैं कि जब एक बच्चे को डोमेस्टिक वायलेंस का सामना होता है, तो कौन-कौन सी चीज़ें उसमें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। पहले जो चीज़ है वो आती है, वो एक जो बच्चा होता है वो मुसलसल स्ट्रेस और डिप्रेशन की कैफ़ियत में रहता है, और जज़्बाती जो उसे तकलीफ़ें हैं उसका सामना रहता है, और खाने-पीने में उसकी कमी वाक़ आ जाती है, सर दर्द, पेट दर्द की वो अक्सर शिकायत करता है। सांसें कमतरी का शिकार हो जाता है और खुद को अज़ियत देने लगता है। दोस्तों और बच्चों में उनका जो रवैया है वो बड़ा ही जारहाना किस्म का होता है, और मस्बत तल्लुकात बनाने में उसको बड़ी ही दुश्वारी होती है। उसके अंदर मुख्तलिफ फ़ोबियाज़ डेवलप हो जाते हैं, स्कूल में उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती। इसके अलावा गुंडागर्दी का या वो शिकार होता है और या वो शिकार करता है दूसरों को।
तवज्जो मरकूज करने में, किसी भी अटेंशन देने में किसी भी चीज को कमी का सामना आता है, वो उसको तकलीफ होती है। और दूसरा, अपने जो मसाइल हैं छोटे मोटे जो जैसे आम बच्चे हल कर सकते हैं, वो उसको उसमें तकलीफ का सामना, यानी कि वो मसाइल नहीं हल कर सक रहा होता जो इस बच्चा होता है डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी मिस नैमा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये जो देखा है अपनी फैमिली के अंदर, और ये हम सबकी फैमिलीज के अंदर होता है कि हम अपना गुस्सा अपने बच्चों पे निकाल रहे होते हैं। वो बेचारे, हम अपनी किसी इंटरनल या एक्सटर्नल परेशानियों में मुब्तला होते हैं और गुस्से में होते हैं, बच्चा में आके कोई चीज़ मांगता है, कहता है चुप, चलो उधर चले जाओ। ठीक है, अब वो बेचारा कहता है जी मैंने तो आके कोई चीज़ मांगी, मैं तो कुछ ऐसा कहा नहीं, लेकिन हमारा गुस्सा उस पर निकल जाता है। तो ये बड़ी एक आम रूटीन मैटर है हमारे इस कल्चर के अंदर। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो ये चीज़ देखी है, तो आपके ख्याल में इसका हल, एक तो अवेयरनेस है, तो मेरा ख्याल है कि वो तो अगर हम अपने बड़ों को, वैसे तो अब हम लोग भी बड़े हो चुके हैं, हमारे भी माशाल्लाह बच्चे हैं, तो हमें भी ये चीज़ समझनी चाहिए इस चीज़ को, लेकिन आपके ख्याल में इस चीज़ के ऊपर जो बच्चों पे असर पड़ता है, उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, या वो एक ऐसी जी छाप छोड़ बिल्कुल। जाता है कि जो थ्रू आउट हमारी जिंदगी चलती है? जी, बिल्कुल, इसके सॉल्यूशन के लिए हम बच्चों पे आने की बजाय अगर देखें इसकी रूट कॉज़, तो सॉल्यूशन पेरेंट्स की काउंसलिंग में है। समटाइम्स वो मसला जो हम बच्चों में देखना चाह रहे हैं या सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, वो मसला बच्चे में है ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। मसला तो मदर के बिहेवियर में है, फादर के बिहेवियर में है, या जो भी गार्डियन है उसके बिहेवियर में है। तो हम क्यों नहीं साइकोलॉजिकली इस नीड को फ़ील करते हैं और इमोशनली नीड को फ़ील नहीं करते कि हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है। हमारा हार्श बिहेवियर जो है वो बच्चे के लिए प्रॉब्लमैटिक है, ना कि बच्चा हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है? बच्चा जो कुछ देख रहा है वो मिमिक्री करता है। अपने पेरेंट्स को जो करता देखेगा, वो उसी को कॉपी करेगा और उसी को करेगा। उसी पैटर्न ऑफ बिहेवियर को वो रिपीट करता जाएगा और हम समझेंगे कि ये बच्चा बाहर से कहीं सीख के आ रहा है। तो पहली दर्स का जो कहते हैं वो आपका घर है। तो हमें अपने घर से ही उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है और बड़ों की पहले काउंसलिंग करना और उनका ये कि हम लोग ईमान में शायद कमज़ोर हैं, या फिर हमारे पास एक इख्तियार होता है और हम उसको इस्तेमाल करते हुए डरते हैं। इस्लाम कहता है कि अगर आप किसी को बुराई को देखो या किसी पे ज़ुल्म होता देखो, तो आप उसको हाथ से रोको, ज़ुबान से रोको, दिल में बुरा जानो, ये आपके ईमान का तकाज़ा है। लेकिन एक बच्चे को सामने माँ से मार पड़ रही है, हम में इतनी ताकत नहीं होती कि हम आगे बढ़ के उसको छुड़वा सकें। हम कहते हैं बात बढ़ जाएगी। ये माँ बच्चे की इस्लाह कर रही है, हमें अंदर नहीं आना चाहिए। बच्चा फ़ायदा उठाएगा। बच्चा अपना फ़ेवरेट चूज़ कर लेगा कि ओके, ये बाप अगर छुड़वा रहा है मुझे, तो बाप मेरा फ़ेवरेट है, या नानी, दादी, खाला, मामू कोई छुड़वा रहे हैं, तो बच्चा फ़ेवरेट समझेगा कि वो पर्सन मेरा फ़ेवरेट है और मेरी माँ या बाप जो मुझे मार रहा है वो मेरे खिलाफ है। तो ये एक हमारा जो एक कॉन्सेप्ट बन चुका है हमारी सोसाइटी का, कि हम जहाँ पे ज़ुल्म करता देखते हैं उसमें सबसे पहले अपने आप को अंदर से निकालते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि दुआ करो। तो दुआ भी या कोई भी तदबीर भी जब तक आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को हेल्प नहीं करते हैं, उस वक़्त तक खाली दुआ से तो हम नहीं कह सकते ना कि कोई असर होने वाला है। तो ये 1-2 चीज़ें हैं जिसको हमें अपनी सोसाइटी में प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत है, कि आप जहाँ पे ये चीज़ होता देख रहे हैं उसको कवर करने की बजाय कि किसी के घर का मसला है उछालना नहीं, आप उसको उछालें। जो पर्सन ऐसा क्रिमिनल माइंड का है, अगर माँ है, बाप है, आप उसको एक्सपोज़ करें, उसका इलाज करें, उसको आइडेंटिफ़ाई करें, ताकि उसको एक गिल्ट हो और वो शख़् अपनी इस्लाह करे, तरीके से जी मिलके बिल्कुल। इस चीज़ को मैं सॉर्ट आउट बिल्कुल करें। अब तैयब साहब की तरफ आऊँगा और इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बस 1-2 मिनट के अंदर इसको वाइंड अप करें, ताकि फिर मैं मिस उस्मा की तरफ जा सकूँ। एक चीज़ हाँ, सॉरी मैं ऐड करना चाहूँगी, एक चीज़, एक पॉइंट जस्ट, कि एक मार इसमें भी कहा जाता है, मोस्टली मैंने जिन लोगों से भी डिस्कस किया है, ये कहा जाता है कि वालिदैन को इख्तियार है, वो मार सकते हैं। बच्चे की इस्लाह के लिए थोड़ा बहुत उसको एक थप्पड़ लगा देना, इतना बनता है। लेकिन पॉइंट ये कि एक थप्पड़ लगाना और बच्चे के किसी एक पार्ट पे मुसलसल मारते जाना और इतना मारना कि माँ या बाप का मार-मार के खुद निढाल हो जाना, लेकिन स्टॉप नहीं होना। ठीक है? तो ये वो अब्यूज़ है जो एक तरबियत की और इस्लाह की लाइन को ब्रीच करता है। तो यहाँ से हमने देखना है कि जो मार है वो कहाँ तक बच्चे की बनती है, जनून बच्चे को रोकना पड़ता है, ज़रूरी है कुछ चीज़ों पे, और जी कहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल। जो है वो एक्सीड कर रही है। जी बिल्कुल। जी तैयब साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी ज़रा 1-2 मिनट का, टाइम शॉर्ट है, काफ़ी हमने टाइम ले लिया आज, तो आप इसको ज़रा थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी वाइंड अप कर दें अगर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें की हैं जी हमारे गेस्ट ने आज, और ये वाक़ई बड़ा जेन्युइन इश्यू है और हमारी सोसाइटी में आम ये चलते हैं कि आप गुस्सा, कहीं का गुस्सा होता है, कहीं पे आप करते हैं, और जो छुड़ाने वाला है, जो बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि छुड़ाने वाला भी बाज़ दफ़ा सोचता है कि यार बच्चा बिगड़ ही ना जाए, ਉਹਦੀ माँ दी सलाह नहीं मार रही है, या मतलब ਉਹਦਾ हक बनता है या बाप है, और बल्कि मैं खुद बाज़ दफ़ा ये बच्चे को झिड़क रहा हूँ और कोई नरमगोशा दादी या उसकी माँ लेके आए, तो मैं कहता हूँ कि तुसी बस विगाड़ दियो इन्हू हुण। और ये
वाकई ही ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से इसका हल ये है जी कि आपको थोड़ी सी तवज्जो बच्चे को देनी पड़ेगी। अगर बच्चा आपका लग रहा है कि आप कहीं जिद कर रहा है या आपका कहना नहीं मान रहा, तो उसको अगर प्यार से आप पूछेंगे कि इसकी वजह क्या है, क्यों आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, क्यों आपने यहाँ पे नहीं जाना या क्यों आपने ये नहीं खाना, तो वो आपको उसकी, क्योंकि बच्चे तो मासूम है, वो बच्चे गैर सियासी होते हैं, वो बिल्कुल कोई लगी लुटी बात नहीं करेगा, वो जो उसके जो दिल में चल रहा है वो जेन्युइन आपको बता देगा कि मुझे ये क्यों अच्छा नहीं लगता। और दूसरा थोड़ा-सा वालिदैन का ही ज़ाहिर रोल है इसमें। और ये हमारे जो नई में बात कर रही हैं कि क्यों उनकी काउंसलिंग नहीं करते, तो ये काउंसलिंग वाला तो कांसेप्ट ही नहीं है ना, सिरे से ही हमारे यहाँ की कोई काउंसलिंग भी होती है, ये हमें चाहिए भी। तो ये अगर किसी से बात करते हैं कि आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो पहला जुमला यही आता है कि मैं तेनू पागल लगता है, और ये ऐसे ही है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है इसको देखना पड़ेगा, और ये एक सीरियस इश्यू है, और ये ज़रूरी है इस पे बात की जाए, और ये एक सेशन की ज़ाहिर बात नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर देखा जाए जो हमारे जो है यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे स्कूल्स में एक काउंसलर लाज़मी मौजूद होता है, जो बच्चों को देखता है, जज करता है और फिर उनकी साइकी के हिसाब से उनके सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं। हमारा तो यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, हम तो इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि यार ये नफ्सियात की कोई चीज़ है। तो अब मैं मिस उज़्मा की तरफ जाऊँगा और उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि 1-2 मिनट के अंदर अगर इसको वो भी वाइंड अप कर दें और अपने ख़्यालात का इज़हार करें इस टॉपिक के ऊपर। जी, बिल्कुल, जैसे कि दूसरों पार्टिसिपेंट्स ने किया कहा है कि जो हमारी सबसे जो बड़ी कमज़ोरी है वो ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि वो बच्चे पाल सकें, जिस तरह बच्चे पालने का हक होता है। तो यही चीज़ इसी चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जिस तरह दूसरी चीज़ों की तैयारी करते हैं शादी के लिए, इसी तरह इससे भी ज़्यादा, इससे ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और इसको निभाने के लिए एक तैयारी की एक बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। मिस नाइमा ने कहा कि मसलसल मारती हैं माएँ या बाप किसी एक बॉडी पार्ट पे, तो वो मेरे ख्याल में नहीं बल्कि साइकोलॉजी भी कहती है कि जो इस तरह का जो बिहेवियर होता है ना माँ-बाप का, वो एब्नॉर्मैलिटी होती है, वो उनकी कोई अपनी कोई कशमकश होती है नफ्सियाती, वो इस वजह से मारती हैं, वरना माँ चलो मारती भी हैं लेकिन इतना नहीं होती, लेकिन वो इस कैफ़ियत में होती हैं नफ्सियाती कि वो मुसलसल जो जो मारती हैं, वो कुछ ना कुछ पीछे होता है। दूसरा ये बात कि माएँ समझती हैं या बाप समझते हैं हमारा दर्जा है एक, जब हम माँ बन जाते हैं या बाप बन जाते हैं, तो बच्चों को चाहिए कि हमारी रिस्पेक्ट करें या हम जो मर्ज़ी करें। लेकिन हमें उस लेवल पे उनकी जो है वो तरबियत करेंगे, जैसे कि इस्लाम ने कहा है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। तो माएँ समझे कि हम माएँ बन गई हैं तो जन्नत आ गई है, तो जन्नत उसी सूरत में आएगी कि आप उनकी अच्छी तरबियत करें, आप अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करेंगी। ये नहीं कि आपने मोबाइल को लगा दिया और बच्चों को बैठा दिया, तो ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो गई। तो यही यही मैं एंड पे यही कहना चाहूँगी जी। कि काउंसलिंग करनी चाहिए। और दूसरा इसकी थेरेपीज़ होती हैं, अगर बच्चों में डोमेस्टिक वायलेंस हो गया है, तो इसकी थेरेपीज़ होती हैं। तो वो बायोलॉजिकली भी इसको ट्रीट किया जाता है और थेरेपीज़ के ज़रिए भी ट्रीट किया जाता है, तो उस तरफ जाना चाहिए लाज़मी। अगर बड़ा होके बच्चा कोई जाना चाह रहा है, तो उसको जाना चाहिए। एंड बिल्कुल, बिल्कुल आपने मिस उज़्मा बिल्कुल ठीक कहा है। असल में ये माँ-बाप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक के पाँव के तले जन्नत है, तो दूसरा उस जन्नत की चाबी है। तो दोनों को ये मुकाम ऐसे ही नहीं मिल जाना कि बस ठीक है जी, बच्चे पैदा हो गए हैं, अब वो बस बढ़ते जा रहे हैं, बात खत्म। उसके पीछे वो माँ की जो स्ट्रगल है, वो बाप की जो मेहनत है, वो दोनों मिलके उनको इस काबिल बनाना कि वो बाद में उनके लिए आखिरत के लिए एक रास्ते को हमवार कर सकें, उन माँ-बाप की बख्शिश का ज़रिया बन सकें। और जहाँ तक वो बात आपकी मिस उस्मा बिल्कुल ठीक है, जो आप कह रही थी कि वो जो एक बिहेवियर है ना, वो एक डिफरेंट बिहेवियर है। नॉर्मली इतना इस तरह का नहीं होता, लेकिन जो मिस नाइमा ने एक बिहेवियर की बात की है कि एक ही बॉडी पार्ट पे बार-बार मारना, ये डेफिनिटली उनको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, उनको या उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, ये क्यों हो रहा है। तो इसको हम इसी तरीके से वाइंड अप करते हैं कि न्यू जनरेशन जो भी अब हमें सुन रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने एक नई नस्ल को इस काबिल बनाना है कि वो आगे जाके हमें रिप्रेजेंट कर सकें या हमें रिप्लेस कर सकें, और हमारे लिए आखिरत के लिए, हमारे लिए भी और हमारे आबाओ अजदाद के लिए भी के लिए भी बख्शिश का ज़रिया बन सकें। तो इसके साथ ही आज के इस टॉपिक, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मैं अरसलान आपसे इजाज़त चाहता हूँ आपकी बात से। अल्लाह हाफ़िज़।